विवेक राय शहर का जाना माना, प्रसिद्ध और ताकतवर सीईओ ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में सजी हुई, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए, ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकला। सिर उठाकर चलते हुए वह ऐसा प्रतीत होता कि हर जगह उसका दबदबा है। ऑफिस के कर्मचारी हो या घर के नौकर, हर कोई उसे देखकर कांप उठता था। क्योंकि वह गुस्से वाला था। उसे काम में देर करने वाले या झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। कोई भी उसकी मर्जी या आदेश के खिलाफ नहीं जाता। करोड़ों की दौलत होने के कारण वह हर चीज खरीदने की क्षमता रखता था। दूसरी ओर एक लड़की, नेहा वर्मा। वह एक मध्यम परिवार की साधारण लड़की थी, जिसकी दुनिया अपने परिवार और कॉलेज तक ही सीमित थी। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता ने नेहा की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन नेहा को दूसरी मां से प्यार या देखभाल के बजाय केवल दर्द और ताने ही मिलते थे। घर में रहकर भी उसे कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। सौतेली मां की तीखी बातें और ताने उसे समय से पहले ही बड़ा कर दिया था। पिता काम में इतने उलझे रहते कि बेटी के चेहरे की उदासी उन्हें दिखाई नहीं देती थी। नेहा चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि उसने देख लिया था कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित और आसान रास्ता है। लेकिन वो अपनी मां को याद करके रोती रहती। कॉलेज ही उसकी सुकून भरी दुनिया थी। हमेशा किताबों में खोई रहना, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। नेहा जिस शहर में रहती थी, उसी शहर में विवेक रॉय की कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए नए इंटर्न और कर्मचारियों का चयन कर रही थी। जब ये बात माया को पता चली, तो वह नेहा के पास आई और उसे विवेक रॉय की कंपनी के बारे में बताया। माया ने नेहा को वहां नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया। माया नेहा की सबसे अच्छी दोस्त थी, हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। जब भी नेहा उदास होती, माया उसे समझाती, उससे बात करती और उसका मूड ठीक कर देती। नेहा ने विवेक रॉय की कंपनी के बारे में सुना और वहां काम करने का निर्णय लिया। घर में जब उसने यह बात बताई, तो उसकी सौतेली मां भड़क गई और बोली, तुझसे घर के काम भी ठीक से नहीं होते और तू इतनी बड़ी बिल्डिंग में काम करने जा रही है। चुपचाप घर में रह और घर के काम पर ध्यान दे। तब उसके सौतेले भाई ने कहा, तुझे कॉलेज जाने दे रहे हैं, पढ़ने दे रहे हैं, इतना ही बहुत है। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। घर वालों की कड़वी बातों से नेहा टूट गई। उस रात वह देर रात तक अपने कमरे में बैठी रोती रही और अपनी मां को याद करती रही, सोचती रही, अगर वह होती तो वह कभी मना नहीं करती। अगली सुबह कॉलेज में भी नेहा का मन नहीं लग रहा था। किताबें सामने थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी माया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, नेहा क्या हुआ? तू बहुत परेशान लग रही है। पहले तो नेहा ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने माया को सब कुछ बता दिया, घर की बातें, ताने और अपना टूटा हुआ आत्मविश्वास। माया ने कहा, नेहा तू कमजोर नहीं है, जो हुआ उसे भूल जा और नौकरी के लिए अप्लाई कर, बाकी मैं देख लूंगी। माया की बातों से नेहा के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जग गई। डरते डरते ही सही, लेकिन उसने विवेक राय की कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर दिया। कुछ दिन बीत गए। हर दिन नेहा दिल थामकर अपना ईमेल चेक करती और मन में लगातार एक ही सवाल सोचती, क्या मैं चुन ली जाऊंगी? और फिर एक दिन नेहा घर के कामों में व्यस्त थी, तभी उसके फोन पर एक ईमेल आया, बधाई हो, आप इस इंटरव्यू के लिए चयनित हो गई है। ईमेल पढ़ते ही नेहा की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी, उम्मीद और उत्साह के थे। लेकिन खुशी के साथ डर भी था, अगर घर वालों को पता चला और उन्होंने जाने नहीं दिया तो। इंटरव्यू वाले दिन नेहा ने सादा सा सूट पहनकर कांपते कदमों से उस ऊंची चमकती बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई, जो कि विवेक राय की कंपनी थी। नेहा डरी सहमी बिल्डिंग के अंदर गई। अंदर का माहौल बहुत सख्त और प्रोफेशनल था। हर कोई जल्दी में था, हर चेहरा गंभीर था। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी वक्त लिफ्ट के दरवाजे खुले। ब्लैक सूट में, आंखों में गॉगल्स, विवेक राय। एक पल के लिए जैसे पूरा ऑफिस थमसा गया। हर कोई अपना सिर छोड़कर खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी से हवा तक भारी लग रही थी। नेहा ने पहली बार उसे सामने से देखा और अनजाने में ही उसकी नजरें झुक गईं। उसे नहीं पता था कि यही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है।
इंटरव्यू हॉल के बाहर नेहा कुर्सी पर बैठी थी। उसकी उंगलियां बार बार एक दूसरे में उलझ रही थीं। दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे डर लग रहा था कहीं आवाज बाहर न निकल जाए। आसपास बैठे बाकी कैंडिडेट आत्मविश्वास से भरे दिख रहे थे और नेहा खुद को छोटा महसूस कर रही थी। तभी रिसेप्शन ने आवाज दी, नेहा वर्मा। नेहा ने गहरी सांस ली और कांपते कदमों से अंदर चली गई। कमरा बड़ा और शांत था। सामने बड़ी सी टेबल पर लैपटॉप और कुछ फाइलें रखी हुई थीं। वहीं कुर्सी पर बैठा विवेक राय, काले सूट में, गंभीर चेहरा, तीखी नजरें, जैसे सामने बैठे इंसान की रूह तक पढ़ सकते हो। बैठिए, उसकी भारी आवाज कमरे में गूंज गई। नेहा ने सिर झुकाकर कुर्सी खींची और बैठ गई। डर और घबराहट से आंखें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आप इस कंपनी में काम क्यों करना चाहती हैं? विवेक ने बिना किसी भाव के पूछा। नेहा की आवाज पहले तो लड़खड़ाई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। सर, मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ और साबित करना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। लेकिन आपको पता है, नौकरी के लिए आपकी उम्र अभी बहुत कम है, विवेक ने कहा। नेहा ने कांपती हुई आवाज में कहा, जी सर, लेकिन मैं काम और पढ़ाई दोनों कर सकती हूँ। विवेक ने फिर कहा, लेकिन ये आसान नहीं है। हाँ सर, लेकिन आसान जिंदगी ने मुझे कभी कुछ दिया भी नहीं। नेहा ने धीरे लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। विवेक की नजरें बस नेहा पर टिकी थीं, जैसे उसकी दुनिया नेहा के चेहरे पर ही रुक गई हो। उसके चेहरे में कोई डर नहीं, बल्कि संघर्ष और जज्बा दिखाई दे रहा था। आप जा सकती हैं, उसने फाइल बंद करते हुए कहा। नेहा का दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद वह हार गई। बिना कुछ कहे वह हॉल से बाहर निकल गई। आंखों में नमी थी, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। 2 दिन बाद नेहा पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। नेहा ने कॉल रिसीव किया। हेलो मिस नेहा वर्मा, आप विवेक इंटरप्राइजेज के इंटरव्यू में चुन ली गई है, आपको बधाई हो। फोन हाथ से छूटने ही वाला था। ये सच था, उसने कर दिखाया था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही उसने घर में ये बात सबको बताई, सौतेली माँ का चेहरा सख्त हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने मना किया था ना। नेहा ने रोते हुए कहा, लेकिन माँ, ये मेरे करियर के लिए जरूरी है। करियर? लड़की का करियर, उसका जीवन, उसका घर होता है। उसने नेहा की बात काट दी। पिता भी चुप थे, हमेशा की तरह। उस रात नेहा ने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। वहीं दूसरी तरफ विवेक बार बार नेहा के दिए जवाब के बारे में सोच रहा था। इतनी छोटी उम्र में नौकरी, और इतनी गंभीरता के साथ उसने ऐसा क्यों कहा कि आसान जिंदगी ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंटर्न की बात ने उसे इतना सोचने पर मजबूर कैसे कर दिया। सुबह सुबह नेहा ऑफिस पहुंची। सफेद सूट, हल्का लाल दुपट्टा, चेहरे पर घबराहट और आंखों में ढेर सारे सपने। इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े लोग, सब कुछ उसके लिए नया था। रिसेप्शन से लेकर कैबिन तक हर कोई जल्दी में था, कोई किसी को ठीक से देख भी नहीं रहा था। प्रधान रेपिस्ट ने बताया, आपकी ऑफिस 14वीं मंजिल पर तय है। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर सीट की तरफ बढ़ गई। पहला दिन था, पहले ही दिन कहीं कोई गलती न हो, इसलिए वह हर काम बहुत ध्यान से कर रही थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि कैबिन के कोने में बैठे विवेक राय की नजरें लगातार नेहा को देख रही थीं। वह मन ही मन सोच रहा था, इतनी कम उम्र और इतनी गंभीरता। उसने अपने पी.ए. को बुलाया और नेहा वर्मा की फाइल मंगवाई। लेकिन फाइल में केवल उसके कुछ जरूरी और पढ़ाई से संबंधित कागजात थे, उसकी निजी जिंदगी से जुड़ा कुछ भी नहीं। देखते देखते कुछ दिन बीत गए। नेहा की मेहनत धीरे धीरे सबका दिल जीत रही थी। लेकिन काम और प्रोजेक्ट की वजह से नेहा को कभी कभी घर आने में देर हो जाती, जिससे घर के काम पर उसका ध्यान थोड़ा कम हो जाता। ये सब उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और फिर एक दिन अचानक नेहा की सौतेली माँ ऑफिस पहुंच गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी बेटी बदचलनी है, उसे इस नौकरी से बाहर निकाल दो। ऑफिस के सारे लोग नेहा की माँ को देखने लगे। इतनी शोर सुनकर विवेक भी अपने कैबिन से बाहर आया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ?
कौन हैं आप? उसने ऊंची आवाज में पूछा। नेहा की मां हूं मैं, उसने जवाब दी। विवेक नेहा की तरफ देखने लगा। नेहा की नजरें नीचे झुक गईं, लेकिन डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें, आरक्षित चिल्ला कर बोला। फिर उसने नेहा से कहा, आपके घर की जो भी तकलीफें हैं उसे अपने घर तक रखें। मेरी कंपनी में मैं इस तरह की घटिया हरकत दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। विवेक का सख्त रवैया और अपनी मां की नौटंकी देखकर नेहा टूट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना बैग उठाया और घर चली गई। उसी वक्त विवेक ने भी उसका पीछा किया। उसने देखा नेहा नदी किनारे शांत जगह पर बस रो रही थी। पहले तो उसने पास जाकर पूछने की सोची, लेकिन फिर रुक गया और वापस चला गया। विवेक जब अपने घर पहुंचा तो वह बहुत बेचैन था। बार बार उसे नेहा की आंखों के आंसू याद आ रहे थे। वह बार बार खुद से पूछ रहा था, आखिर ऐसी क्या बात है? ऑफिस में भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन के बाद से नेहा कई दिनों तक ऑफिस नहीं आई। विवेक रोज अपने केबिन में बैठकर नेहा की डेस्क की ओर देखता रहता और उसका इंतजार करता। फिर एक दिन उसने अपने पी.ए. को बुलाया और पूछा, ये मिस वर्मा ऑफिस क्यों नहीं आ रही हैं? पी.ए. ने जवाब दिया, सर उन्होंने आवेदन पत्र दिया है और कारण व्यक्तिगत बताया है। ये सुनकर विवेक ने सख्त आवाज में कहा, उनसे कहो कि जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करें। उनका काम पेंडिंग पड़ा है। अगर वह जल्दी नहीं आई तो हम उनकी जगह किसी और इंटर्न को काम पर रख लेंगे। पी.ए. के जाते ही विवेक फिर से कुर्सी पर टिक गया। उसकी नजर अनजाने में नेहा की खाली पड़ी डेस्क पर चली गई। न जाने क्यों आज वह खाली कुर्सी उसे और ज्यादा चुभ रही थी। उसने फाइल खोलने की कोशिश की, लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा था। उधर नेहा अपने कमरे में बैठी थी। हाथ में फोन था, लेकिन स्क्रीन बार बार लॉक हो जा रही थी। ऑफिस से आए मैसेज उसने पढ़ तो लिए थे, पर जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जो कुछ हुआ था उसके बाद वापस जाना उसके लिए आसान नहीं था। अगले दिन सुबह ऑफिस में हलचल थी। अचानक लिफ्ट से नेहा बाहर निकली। चेहरा थका हुआ, लेकिन उसका मन ऑफिस के तमाशे से भारी था। वह सीधे अपनी डेस्क की ओर बढ़ी। हर कोई बस उसको देखे जा रहा था, लेकिन नेहा किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे ही विवेक की नजर उस पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए ठिठक गया। नेहा ने फाइलें उठाई और बिना कुछ कहे काम में लग गई। थोड़ी देर बाद विवेक ने इंटरकॉम उठाया, नेहा मेरे केबिन में आओ। नेहा ने गहरी सांस ली और केबिन की ओर बढ़ गई। दरवाजा बंद हुआ और फिर दोनों के बीच वो बात हुई जो शायद बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मिस वर्मा, आप इतने दिनों तक ऑफिस से गायब क्यों थी? विवेक ने घमंड से पूछा। नेहा घबराती हुई बोली, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी या फिर कोई और कारण था मिस वर्मा? विवेक ने शक भरी निगाहों से नेहा से पूछा। नेहा पहले थोड़ी हिचकिचाई, फिर बिना किसी भाव के बोली, नहीं सर, कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। विवेक ने पूछा, और आपकी माँ ऑफिस में आकर इतना बड़ा तमाशा करने का क्या कारण था? आप उनकी बेटी है, फिर भी आपके चरित्र को गलत कैसे बता दिया उन्होंने? मिस वर्मा, मेरे ऑफिस में पहली बार ऐसा तमाशा हुआ है। नेहा कुछ देर सोचती रही, फिर रोते हुए बोली, सर मैं माफी चाहती हूँ उस दिन के लिए, लेकिन वो औरत मेरी माँ नहीं है। औरत मेरी माँ नहीं है। और फिर वह वहां से चली गई। मिस वर्मा, विवेक ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा रुकी नहीं। विवेक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर नेहा ने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरी माँ नहीं है। क्या बात है? ऑफिस का काम खत्म करके सभी कर्मचारी अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन नेहा कुछ देर तक ऑफिस में रुकी रही और अपना काम कर रही थी। तभी विवेक वहां आया और उसे कॉफी देने के बहाने उससे बात करने की कोशिश की। मिस वर्मा, इतना काम कर रही हैं, थोड़ी ब्रेक ले सकती हैं आप? विवेक मुस्कुराते हुए बोला। सर मैं कॉफी नहीं पीती, ये बोलकर नेहा वहां से वापस घर चली गई। विवेक भी उसके पीछे पीछे गया, ये सोचकर कि शायद उसे नेहा के घर से कुछ पता चले। वह उसके पीछे पीछे उसके घर तक गया। जैसे ही नेहा घर के अंदर गई, उसकी सौतेली माँ ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा।
बेशर्म, इतनी रात को आ रही है, कहाँ थी तू इतनी देर तक? नेहा की माँ ने गुस्से में पूछा। माँ, मैं ऑफिस में थी, काम ज्यादा था इसलिए घर आने में देर हो गई, नेहा रोते हुए बोली। तू ऑफिस में थी या कहीं और? सच सच बता, कहाँ थी? उसकी माँ गुस्से में पूछती रही। बाहर खड़ा विवेक सब कुछ सुन रहा था। वह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया कि कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, और बिना देर किए वह तुरंत नेहा के घर के अंदर चला गया। मिस वर्मा ऑफिस में ही थी, विवेक ने नेहा की माँ को गुस्से में जवाब दिया। सर आप यहाँ कैसे? नेहा ने डर से पूछा। तभी नेहा की माँ ने ताने मारे, लो, एक तो इतनी देर रात को घर आ रही है, ऊपर से अपने साथ लड़कों को लेकर घूम रही है। विवेक ने घमंड से कहा, जी नहीं, आप गलत समझ रही है, ऑफिस में काम ज्यादा था, क्योंकि मिस वर्मा काफी दिनों से छुट्टी पर थी, इसलिए मैंने ही उनसे कहा था काम खत्म करके घर जाने को, और यहाँ मुझे मिस वर्मा लेकर नहीं आए हैं, मैं खुद यहाँ आया हूँ क्योंकि रात बहुत हो गई थी और मिस वर्मा अकेली घर आ रही थी। तभी नेहा की माँ तिलमिलाती हुई बोली, हो गया ना काम खत्म, छोड़ दिए घर, अब निकलो यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ नजर मत आना। ये बोलकर नेहा की माँ ने विवेक का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। नेहा सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। विवेक गुस्से और बेचैनी के बीच अपने घर पहुंचता है। उसके दिमाग में सिर्फ नेहा का चेहरा घूम रहा था, नेहा की चुप्पी, उसकी मजबूरी और उसकी आंखों का दर्द। सब कुछ विवेक के दिमाग में लगातार चल रहा था। वह बार बार खुद से पूछ रहा था, ये कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी के बारे में ऐसी बातें कर रही थी और उस पर हाथ उठा रही थी। ये सवाल उसके ज़हन में बार बार गूंज रहा था। उस रात विवेक सो नहीं पाया। सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसने नेहा को अपने केबिन में आने को कहा। नेहा जैसे ही केबिन में गई, विवेक ने अपने पी.ए. को बुलाया और कहा, मिस वर्मा के लिए एक कप कॉफी भेजिए, और हाँ, आज उनका काम थोड़ा कम रखिए। उसकी आवाज पहले से ज्यादा नर्म थी और उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। नेहा जब केबिन में आई तो उसकी आंखें झुकी हुई थी। कल रात के निशान अब भी उसकी कलाई पर हल्की सी नीली लकीरों की तरह साफ दिखाई दे रहे थे। विवेक की नजर वहीं अटक गई। नेहा, उसने पहली बार उसे सिर्फ नेहा कहकर बुलाया। नेहा चौंककर सिर उठाती है और विवेक की तरफ देखती है। विवेक का ये सवाल औपचारिक नहीं बल्कि इंसानियत से भरा था। नेहा बस हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश करती है, जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विवेक को उसका झूठ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वह उसे मजबूर नहीं कर पाया। विवेक ने बहुत प्यार से नेहा से कहा, कल जो भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो नेहा। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर वह फाइल उसकी तरफ बढ़ा देता है। नेहा की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को संभाला। उसे समझ नहीं आया कि आखिर विवेक उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। लड़खड़ाती जुबान से उसने विवेक को कहा, थैंक यू सर, और वह केबिन से बाहर चली गई। उस दिन नेहा ने पहली बार महसूस किया कि शायद कोई है जो उसकी इज्जत करता है और बिना बोले उसके जज्बात, उसके दर्द को समझता है। ऑफिस के बाद नेहा अपनी दोस्त माया से मिलने गई, लेकिन वहां भी वह बहुत खोई खोई और उदास थी। तभी माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, नेहा, तू ठीक तो है ना? कल तूने फोन भी नहीं उठाया। नेहा ने माया को सब कुछ बता दिया। माया गुस्से में कहती है, अब बहुत हो गया नेहा, उस घर में तुझे सिर्फ जख्म ही मिल रहे हैं। उसी वक्त विवेक अपनी गाड़ी से उन दोनों को देख रहा था। वह उनके पास गया और उसने नेहा से कहा, नेहा, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बिना कुछ सोचे मुझसे बात करना। नेहा कुछ नहीं कह पाई, बस अपना सिर हिला दिया। पास खड़ी माया सब कुछ देखती है और मन ही मन सोचने लगती है, एक बास को अपनी इंटर्न की इतनी फिक्र। शायद विवेक ही नेहा की मदद कर सकता है, और माया विवेक से मिलने का फैसला किया। अगले दिन ऑफिस में नेहा चुपचाप अपने काम में लगी थी, तभी माया नेहा के ऑफिस पहुंचती है। उसका चेहरा गंभीर था। उसने रिसेप्शन से सीधे विवेक के केबिन में जाने की इजाजत मांगा और विवेक से बात करने चली गई। अर्शित उसे अंदर बुलाता है। सर, मुझे आपसे नेहा के बारे में बात करनी है। माया बिना भूमिका बांधे सीधे मुद्दे पर आती है।
अर्शित कुर्सी पर सीधा बैठ जाता है। कहिए। माया की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों होते हैं। सर, नेहा की जिंदगी उस घर में नर्क बन चुकी है। उसकी सौतेली माँ रोज उसे ताने देती है, मारती है, उसकी इज्जत तक उछाल देती है। कल जो आपने देखा वो पहली बार नहीं था। पहले तो विवेक चौंक जाता है, फिर उसने माया से पूछा, सौतेली माँ? माया ने कहा, हाँ सर। नेहा की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी और नेहा की परवरिश के लिए उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन फिर भी नेहा को कुछ नहीं मिला। वो छोटी सी उम्र से ही ये सब बर्दाश्त कर रही है। विवेक की मुट्ठियां भींच जाती हैं। वो गुस्से में लाल हो जाता, फिर उसकी नज़र नेहा की तरफ गई। वो भावुक हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इतनी छोटी उम्र से ही इतनी तकलीफ कोई कैसे बिना कुछ बोले, बिना किसी को कुछ बताए बर्दाश्त कर सकता है। नेहा के लिए उसकी जिंदगी कितनी कठिन रही होगी, शायद यही कारण है वक्त से पहले नेहा के समझदार होने का। तभी माया ने कहा, नेहा बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। माया आगे बोलती है, सर, अगर हो सके तो उसका ट्रांसफर किसी और शहर में करवा दीजिए। यहाँ रहकर वो कभी खुलकर जी नहीं पाएगी। कमरे में कुछ पल की चुप्पी छा जाती है। विवेक को माया की हर बात सही लगती है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, आप सही कह रही हैं। उसी दिन विवेक एक बड़ा फैसला लेता है। उसने नेहा का ट्रांसफर अपने ही शहर के जयपुर ब्रांच में करवा दिया, ताकि उसे किसी चीज की तकलीफ ना हो और वो अपनी पढ़ाई और काम दोनों आराम से कर सके और खुशी खुशी आगे की जिंदगी जी सके। जब नेहा को मेल के जरिए ट्रांसफर की जानकारी मिला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे अपनी सौतेली माँ का डर सताने लगा। वो बार बार सोचती, अगर माँ को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेगी। मुझे सर से बात करनी होगी। अगले दिन डरते डरते वो विवेक के केबिन में गई और लड़खड़ाती आवाज में विवेक से कहा, सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसकी आवाज कांप रही होती है। हाँ, आइए नेहा। नेहा हाथ जोड़कर कहती है, सर प्लीज, मेरा ट्रांसफर रद्द कर दीजिए। मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं जयपुर नहीं जा सकती। विवेक जानता था कि नेहा जयपुर जाने से क्यों मना कर रही है। उसने सख्त आवाज में नेहा से कहा, नेहा, ये फैसला बदला नहीं जाएगा। लेकिन सर, नेहा की आंखें भर आती हैं। विवेक सीधा उसकी तरफ देखता है, अगर तुम जयपुर नहीं जाओगी तो यहां भी नौकरी नहीं कर पाओगी। ये शब्द नेहा के दिल पर किसी पत्थर की तरह गिरते हैं। वो बिना कुछ कहे केबिन से बाहर चली गई और ऑफिस के बाद वो सीधे माया के पास गई और रोते हुए माया को सब कुछ बताया। माया ने उसका हाथ थामकर उसे समझाया, नेहा, मेरी बात मान। ट्रांसफर एक्सेप्ट कर ले। ये तेरे लिए एक मौका है इस जहर भरे माहौल से दूर जाने का। लेकिन घर पर क्या कहूंगी? नेहा सिसकते हुए पूछती है। घर में किसी को कुछ मत बता, माया ने धीरे से नेहा से कहा। नेहा घर आए और सारी बातें सोच सोच कर परेशान थी। तभी उसके कमरे उसके पापा आए और नेहा को परेशान देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? इतनी रात तक जागी है, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो? नेहा ने घबराती हुई आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं पापा, बस थक गई हूँ। आप परेशान मत होइए। बेटा, तू थकी नहीं बल्कि परेशान लग रही है। क्या बात है? अपने बाप को नहीं बताएगी? नेहा के पापा ने चिंता भरी आवाज में कहा। ये सुनकर नेहा खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया। तब उसके पापा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तेरी दोस्त बिल्कुल सही कह रही है। तू यहाँ बर्बाद हो जाएगी। जीवन भर तुझे ये सब सहना पड़ेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक तू यहाँ रहेगी मेरा मुंह नहीं खुलेगा। जितना मैं बोलूंगा उतना ही तेरी माँ तुझे परेशान करेगी। आज तुझे इस नरक से बाहर निकलने का मौका मिला है, इसे मत छोड़। यहाँ से चली जा। यहाँ की और अपनी माँ के बारे में मत सोच। नेहा ने रोते हुए अपने पापा को गले लगा लिया। अगली सुबह वह ऑफिस गई और विवेक के केबिन में पहुंची। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नेहा ने पूछा। इस बार नेहा डरी हुई नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और खुशी के साथ विवेक से बात कर रही थी। उसने कहा, सर, मैं जयपुर जाने के लिए तैयार हूँ। नेहा का जवाब सुनकर विवेक मन ही मन चौंक गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार पूछ ही लिया, क्या बात है?
मिस वर्मा। आज आपके चेहरे पर अलग ही चमक है। रातों रात आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? नेहा ने पूछा। क्यों सर? क्या मेरे अंदर यह बदलाव नहीं आना चाहिए था? विवेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपको आज शाम तक जयपुर के लिए निकलना होगा और जल्द से जल्द वहां के ऑफिस पहुंचना होगा। क्या आप तैयार हैं? नेहा ने हल्की मुस्कान दी और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ सर, मैं तैयार हूं। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी नई खुशहाल जिंदगी के लिए ढेर सारी बधाइयां। मुझे उम्मीद है आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जाएंगी। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहकर नेहा वहां से वापस चली गई। नेहा के केबिन से बाहर जाते ही विवेक ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक ही रात में नेहा का फैसला बदल गया। कल तक जो नेहा जयपुर जाने से डर रही थी, आज वही खुशी खुशी जयपुर जाना चाहती है। जयपुर पहुंचना नेहा के लिए सिर्फ शहर बदलना नहीं था, बल्कि जिंदगी को दोबारा सांस देना था। नया ऑफिस, नए लोग और एक अनजानी आजादी, सब कुछ अजीब सा मगर सुकून देने वाला था। जैसे ही नेहा जयपुर पहुंची, उसके पीछे से विवेक भी जयपुर पहुंचा। विवेक ने अपने पीए से कहा, मिस वर्मा के लिए जल्दी से जल्दी रूम का इंतजाम करो और उनके जरूरत की हर सामान वहां मौजूद होनी चाहिए। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके पीए ने जैसा विवेक ने कहा वैसे ही सारे इंतजाम कर दिए और नेहा को कॉल करके जगह और रूम की सारी जानकारी दी। जिसके बाद नेहा रूम पहुंची और थोड़ा आराम किया। फिर अगले दिन वो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। विवेक की दूसरी कंपनी, नए लोग और पहले से सीनियर पोजीशन वजह से नेहा थोड़ी घबराई हुई थी। उसे डर था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ठीक से कर पाएगी या नहीं। वो मन ही मन खुद से बातें कर रही थी, कुछ भी हो जाए मैं सर का भरोसा नहीं टूटने दूंगी। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मेरा इतना साथ दिया, मैं भी उनका भरोसा बनाए रखूंगी। तभी विवेक की नज़र नेहा पर पड़ी। नेहा को देखते ही उसने नेहा की घबराहट महसूस कर लिया और नेहा के पास जाकर बोला, मिस वर्मा, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ ये आपके लिए नया जगह है, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। आइए मैं आपको हमारी कंपनी दिखाता हूँ। पहले ही दिन विवेक ने उसे खुद ऑफिस का टूर कराया। अगर किसी भी चीज में दिक्कत हो तो बिना झिझक बताइएगा, उसने सहज लहजे में कहा। नेहा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे हैरानी हो रही थी, यह वही विवेक था जो पहले सख्त और प्रोफेशनल लगता था, लेकिन यहाँ उसकी आवाज में अपनापन था। इधर नेहा की सौतेली माँ को जैसे ही पता चला कि नेहा घर में नहीं है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूरे मोहल्ले में शोर मचाकर कहने लगी, देखो जरा कैसी औलाद पाली है मैंने। बिना बताए घर छोड़कर भाग गई। अब इज्जत बची ही कहाँ है हमारी। मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होने लगीं। कोई सहानुभूति दिखा रही थी तो कोई चुपचाप तमाशा देख रही थी। लेकिन नेहा के पापा एक कोने में चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी, जैसे उनकी बेटी आखिरकार उस कैद से बाहर निकल गई हो। इतने से जी नहीं भरा तो वो नेहा के ऑफिस गई। वो शोर मचाने लगी, अरे कहाँ है यहाँ का मालिक? देख लिया ना क्या हुआ? मैंने कहा था मेरी बेटी बदचलन है। अरे वो अपने घर वालों की सगी नहीं है तो तुम्हारी क्या होगी? भाग गई वो घर से न जाने किसके साथ। इतने दिनों से मैं आस्तीन का सांप पाल रही थी, मुझे भनक भी नहीं लगा कि वो क्या करना चाहती है नौकरी के बहाने। ऑफिस में सब लोग उसकी मां को देख रहे थे। सिक्योरिटी ने जैसे तैसे करके उसे बाहर निकाला। ये बात जैसे ही विवेक तक पहुंची, उसने नेहा की मां का ऑफिस आने पर सख्त पाबंदी लगा दिया और सबसे मना कर दिया कि वो किसी को भी नेहा के बारे में कुछ न बताए। लेकिन नेहा की मां हार मानने वालों में से नहीं थी। वो नेहा की दोस्त माया के पास गई, उसको खड़ी खोटी सुनाया। तेरी ही संगत में रहकर वो इतना ढीठ बनी है, तूने ही कुछ न कुछ कान भरे होंगे और वो उड़ रही है। लेकिन नेहा की दोस्त को उसकी मां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने भी नेहा की मां के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। हाँ, उड़ रही है वो मैंने ही सिखाया है उसके, क्योंकि तू उसकी मां बनने के लायक नहीं है। तूने तो उसे नौकरानी बना रखा था। अच्छा हुआ वो चली गई यहाँ से, वरना उसकी बची हुई जिंदगी को भी तू नर्क बना देती
और सुन, मैं तेरी बेटी नहीं हूं, इसलिए मुझ पर शिकंजा कसने की कोशिश मत कर और दोबारा मेरे पास मत आना। उधर जयपुर में नेहा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। ऑफिस का माहौल प्रोफेशनल होने के साथ साथ सहयोगी भी था। सीनियर पोजीशन की जिम्मेदारी आसान नहीं थी, मगर नेहा हर काम को पूरी ईमानदारी से सीखने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही दिनों में विवेक को एहसास होने लगा कि नेहा सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि समझदार और सुलझी हुई भी है। मीटिंग्स में उसके सुझाव सटीक होते और मुश्किल हालात में भी वह घबराती नहीं। एक दिन देर शाम तक दोनों ऑफिस में ही थे। काम खत्म होने के बाद विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस वर्मा, मुझे आप पर भरोसा था और आज लग रहा है कि मेरा भरोसा बिल्कुल सही जगह लगाया गया था। नेहा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, ये सब आपकी वजह से है। अगर आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो शायद मैं आज भी डर में जी रही होती। उस पल नेहा को एहसास हुआ कि जयपुर ने उसे सिर्फ नई नौकरी नहीं दी थी, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाया था, और यही उसकी जिंदगी की असली शुरुआत थी। नेहा अब पहले जैसी सहमी हुई लड़की नहीं रही थी। जिम्मेदारियों के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। विवेक अक्सर उसे दूर से देखता, मीटिंग में उसका शांत रवैया, काम के प्रति समर्पण और आंखों में झलकती ईमानदारी। दिन बीतने लगे। कभी देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम होता तो कभी कॉफी ब्रेक में हल्की फुल्की बातें। विवेक को नेहा की समझदारी, उसका धैर्य और उसकी चुप सी मुस्कान अच्छी लगने लगी, और नेहा को पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो बिना सवाल किए उसकी बात समझ लेता था। एक दिन क्लाइंट मीटिंग के बाद नेहा देर रात तक ऑफिस में ही रुकी रही। फाइलें समेटते हुए उसने घड़ी देखी, समय का एहसास ही नहीं हुआ था। विवेक उसके केबिन के पास रुका और बोला, इतनी देर तक काम करना ठीक नहीं है। कभी कभी खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। नेहा थोड़ी झिझकी, फिर बोली, आदत नहीं है सर। जिंदगी ने सिखाया है कि अगर ढील दी तो सब छिन जाता है। उसके शब्दों में दर्द था। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अब आप अकेली नहीं हैं, नेहा। यहाँ आप सुरक्षित हैं। नेहा के दिल ने एक अजीब सी हलचल महसूस की। उस दिन दोनों के बीच देर रात तक बातें हुई। एक दिन अचानक ऑफिस के काम से दोनों को साथ बाहर जाना पड़ा। मीटिंग के बाद सब लोग घर जा रहे थे, विवेक भी अपनी कार के साथ बाहर निकला। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। ऑफिस से निकलते वक्त नेहा को पता चला कि उसकी कैब कैंसिल हो गई है। वह परेशान होकर खड़ी थी, तभी विवेक ने कार रोक दी। अगर आप चाहें तो मैं छोड़ दूं, उसने सहजता से कहा। नेहा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर वो कार में बैठ गई। नेहा खिड़की से बाहर देख रही थी, तेज बारिश की बूंदें जैसे उसकी पुरानी तकलीफें धो रही हों। नेहा खुद में ही मुस्कुरा रही थी, और विवेक भी चुपचाप बस नेहा को महसूस कर रहा था। रास्ते भर दोनों चुप रहे। आप बहुत बदल गई हैं, विवेक ने अचानक कहा। पहले आपकी आंखों में डर था, अब उम्मीद है। नेहा ने पहली बार उसे सीधे देखा। धीमी आवाज में बोली, कभी कभी हालात इंसान को तोड़ नहीं, तराश देते हैं। विवेक कुछ पल उसे देखता रहा। उस पल उसे एहसास हुआ वह सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं थी, वह एक ऐसी लड़की थी जिसने चुपचाप बहुत कुछ सहा था और अब खुद को फिर से जीना सीख रही थी। अचानक नेहा ने कहा, सर, आपने कभी नहीं पूछा कि मैं जयपुर क्यों आई? विवेक ने सड़क से नजर हटाए बिना जवाब दिया, क्योंकि जब कोई खुद बताना चाहता है तब सवालों की जरूरत नहीं होती। नेहा की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया विवेक उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उस रात नेहा देर रात तक सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अब आप अकेली नहीं हैं। और उधर विवेक भी पहली बार खुद से सवाल कर रहा था, क्या ये सिर्फ जिम्मेदारी थी? उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। न नाम था, न इकरार, दोनों ही अपने अपने एहसासों से अनजान थे, मगर किस्मत चुपचाप उनके बीच एक रिश्ता बुन रही थी। अगली सुबह जब विवेक ऑफिस पहुंचा, उसने देखा नेहा पहले से ऑफिस में थी। वो नेहा के पास गया और बोला, क्या बात है मिस वर्मा, आज आप ऑफिस काफी जल्दी आ गई है। नेहा ने घबराते हुए कहा, सर, जल्दी ऑफिस आने का कारण भी बहुत बड़ा है। हमें एक नया प्रोजेक्ट मिला है और वो प्रोजेक्ट हमें 2 दिन में पूरा करना है।
विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मिस वर्मा, हम साथ मिलकर काम करेंगे और ये प्रोजेक्ट जल्दी ही पूरा कर लेंगे और क्लाइंट को हमारा प्रोजेक्ट पसंद भी आएगा। तभी नेहा ने घबराते हुए कहा, लेकिन सर इतनी जल्दी ये सब होगा कैसे? आप हैं ना, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप अपना काम जल्दी ही पूरा करेगी। विवेक ने हल्की सी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने विवेक की बात सुनी तो उसके भीतर एक अजीब सी ताकत आ गई। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई, लैपटॉप खोला और फाइलें एक एक करके खोलने लगी। विवेक भी अपने केबिन में जाकर काम में लग गया। 2 दिन का प्रोजेक्ट आसान नहीं था, कभी डेटा अधूरा निकल आता तो कभी क्लाइंट की नई डिमांड सामने आ जाती। दोनों अंदर ही अंदर परेशान थे, लेकिन एक दूसरे को देखकर अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। ऑफिस में देर रात तक लाइटें जलती रहीं। दोनों लगातार अपने अपने काम कर रहे थे। विवेक कभी नेहा के पास आकर पूछता, सब ठीक चल रहा है? और नेहा हर बार सिर हिलाकर कहती, हाँ सर, बस थोड़ा वक्त चाहिए। और फिर वो अपने केबिन में आकर काम में लग जाता था। देर रात जब पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, विवेक की आंखें थकान से लाल हो गई थीं। स्क्रीन पर कोड धुंधला दिखने लगा। उसने चुपचाप चश्मा उतारकर आंखें मली और काम करने लगा। तभी नेहा ने उसे देख लिया। वो बिना कुछ बोले कॉफी लेकर विवेक के पास गई और उसके टेबल पर रखा और कहा, किसी ने मुझसे कहा था कि इतनी देर तक काम करना ठीक नहीं है, कभी कभी खुद के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। विवेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और किसी ने मुझसे भी कहा था, जिंदगी ने सिखाया है अगर ढील दी तो सब कुछ छीन जाता है। उसने दोबारा कहा, मिस वर्मा फिलहाल कुछ ऐसा ही है, अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की या काम में देरी हुई तो शायद ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा, इसलिए कुछ भी हो हमें ये प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा करना होगा। सर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और अच्छे से होगा, लेकिन इस वक्त हमें एक छोटे से ब्रेक की जरूरत है, वरना मेहनत भी जवाब देने लगेंगे। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर दिनों के बीच कॉफी के बहाने कुछ बातें हुई, जिसके बाद दोनों वापस अपने अपने काम पर लग गए। अगले दिन सुबह से दोनों फिर काम में डूब गए। समय जैसे दौड़ रहा था। आखिरी दिन शाम तक प्रोजेक्ट पूरा हुआ। नेहा ने फाइल विवेक को भेजते हुए कांपती आवाज में कहा, सर हो गया। विवेक ने ध्यान से पूरा प्रोजेक्ट देखा। कुछ देर चुप रहा, फिर उसने लैपटॉप बंद किया और मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा काम किया है नेहा। उसकी आवाज में गर्व था। नेहा की आंखें नम हो गईं। ये वही लड़की थी जो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाती थी, और आज उसी के काम पर किसी को गर्व हो रहा था। विवेक ने नेहा से कहा, मिस वर्मा आप बहुत थक गई हैं, मेरे ख्याल से आपको आराम की जरूरत है, आप ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले सकती है। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं और ऑफिस के हर काम के लिए हमेशा तैयार हूं, नेहा ने खुशी से जवाब देते हुए कहा। लेकिन विवेक ने अपने पी.ए को बुलाया और कहा, मिस वर्मा आज से 2 दिन की छुट्टी पर है, आप उनके हिस्से का काम किसी और इंटर्न को दे दीजिए, लेकिन ध्यान रहे मिस वर्मा की सैलरी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके पी.ए ने वैसा ही किया और नेहा को 2 दिन की छुट्टी दे दी। अप्रूवल आया तो विवेक ने सबसे पहले नेहा को बताने की जरूरत समझी। उसने नेहा को कई कॉल और मैसेज किए, लेकिन नेहा का कोई जवाब नहीं आया। वो घबरा गया, आखिर ऐसा क्या हो गया जो सुबह से नेहा का कोई जवाब नहीं आ रहा। वह घर पर पहुंचा और बेल बजाने लगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। नेहा न तो दरवाजा खोल रही थी और न ही कोई जवाब दे रही थी। विवेक की चिंता बढ़ने लगी। उसने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने एक पल भी देर नहीं की और तुरंत बिल्डिंग के मैनेजर को बुलाया और कहा, दरवाजा खोलना पड़ेगा। विवेक की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैनेजर ने मास्टर चाबी से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर विवेक का दिल जैसे थमसा गया। नेहा बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी, चेहरा पीला, होंठ सूखे हुए। मोबाइल बगल में पड़ा था, जिस पर विवेक की कई मिस्ड कॉल थे। नेहा, विवेक ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसने बिना सोचे समझे उसे गोद में उठाया और तुरंत हॉस्पिटल ले गया।
डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, ये बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है और इनके बेहोश हुए काफी वक्त हो चुका है जिसकी वजह से इनकी हालत खराब है। अच्छा हुआ आप इन्हें वक्त पर ले आए, वरना हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। ये सुनते ही विवेक की सांस जैसे अटक गई। उसकी आंखों के सामने वही रातें घूमने लगी जब नेहा बिना रुके काम करती रही, जब उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी थकान नहीं जताई। कुछ देर बाद नेहा को होश आया। आंखें खुली तो सामने विवेक को बैठा देखा। सर, उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। विवेक ने पानी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूं। अभी सिर्फ ये जरूरी है कि तुम ठीक हो जाओ। नेहा की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दीजिए, प्रोजेक्ट की वजह से बस। विवेक ने पहली बार सख्त आवाज में कहा। काम जरूरी है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा जरूरी हो। मतलब? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। लेकिन विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नज़ारे घुमा ली। डिस्चार्ज के समय डॉक्टर ने सख्त लहजे में कहा, इन्हें कम से कम 1 हफ्ते का पूरा आराम चाहिए। कोई काम, कोई तनाव नहीं। विवेक ने सख्त आवाज में जवाब दिया, आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, इन्हें दोबारा हॉस्पिटल लेकर आने की नौबत नहीं आएगी। नेहा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर शब्द खुद ही रुक गए। विवेक नेहा को अपने साथ अपने घर ले गया। उसका घर सादा था, ना कोई दिखावा, ना कोई शोर। नेहा को सोफे पर बैठाते हुए उसने कहा, आज से तुम यहीं रहोगी। क्या? नेहा चौंक गई। तभी विवेक ने जवाब दिया, अकेली रहोगी तो फिर वही होगा। मैं किसी भी हाल में ये रिस्क नहीं ले सकता। उसकी आवाज में चिंता भी थी और डर भी। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, मेरे लिए हर फैसला आप क्यों ले रहे हैं सर? विवेक ने पहली बार खुलकर कहा, क्योंकि अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। तुम्हारा यहाँ आना मेरा और मेरी कंपनी का फैसला था, इसलिए तुम और तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। विवेक ने फिर कहा, तुम यहाँ रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी सर। सर, आपके घर के बाकी लोग कहाँ भई है? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। विवेक एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे कोई पुराना दरवाजा धीरे से खुल गया हो। फिर उसने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कोई नहीं है। नेहा चौंकी। मतलब वही जो तुम सोच रही हो। विवेक की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खालीपन था। उसने फिर कहा, माँ पापा बहुत पहले चले गए, तब से ये घर बस घर है, परिवार नहीं। तुम जब बेहोश थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से ये घर टूटने वाला है। नेहा विवेक की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाए। वो बस विवेक का चेहरा देखे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, जिस इंसान को वो हमेशा मजबूत, सख्त और कंट्रोल में देखती आई थी, उसके भीतर भी कोई अधूरापन था। विवेक ने बात बदलते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा दिया है, तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए सूप बना देता हूँ। आप? नेहा चौंक गई। तभी विवेक ने कहा, हाँ। विवेक किचन में गया और नेहा के लिए सूप बनाने लगा। उसने नेहा को अपने हाथों से सूप पिलाया और उसे दवाई दी। अब तुम आराम करो और मैं ऑफिस के कुछ काम है वो खत्म कर लेता हूँ। विवेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। विवेक उसी कमरे में टेबल पर काम कर रहा था और नेहा विवेक को देखे जा रही थी। उसके मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे। क्या सर मेरा ख्याल सिर्फ इसलिए रखते हैं कि मैं उनके ऑफिस की एक इंटर्न हूं, उनकी जिम्मेदारी हूं? लेकिन कोई बॉस अपने एक एम्प्लॉय के लिए इतना कैसे कर सकता है? मेरा ख्याल रखना, मुझे किसी चीज की कमी न होने देना और अपने घर में मुझे रखा है। उनकी बात सिर्फ एक जिम्मेदारी की है या कुछ और भी है? नेहा खुद से कई तरह के सवाल करती रही, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी विवेक का ये रवैया पसंद आने लगा था। बिस्तर पर लेटे लेटे नेहा की आंख लग गई, लेकिन रात होते नेहा को तेज बुखार हो गया। वो नींद में भी बड़बड़ाने लगी, सर आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? जैसे ही विवेक ने नेहा की आवाज सुनी, वो तुरंत नेहा के पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरते ही उसने नेहा की हालत महसूस कर ली। विवेक रात भर जागता रहा, कभी नेहा के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखता तो कभी उसे गर्म पानी पिलाता और कभी दवा देता। कभी कभी बस उसे देखता रहता, जैसे यकीन करना चाहता हो कि वो सच में ठीक है।
सुबह जब उसकी आंख खुली उसने सबसे पहले नेहा का बुखार देखा। नेहा अब पहले से ठीक थी लेकिन उसने नेहा को उठाया नहीं। जब नेहा की नींद खुली तो उसने खुद को अकेला नहीं पाया। टेबल पर नाश्ता रखा था और पास ही एक चिट जिसमें लिखा था खाना जरूर खाना और दवाई ले लेना। मैं ऑफिस आ गया हूं लेकिन तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो क्योंकि काम बाद में, तुम पहले। चिट पढ़कर नेहा की आंखें नम हो गई। अपनी माँ को याद करके वो खुद से बातें करने लगी। माँ, आपके जाने के बाद पहली बार किसी ने दिल से मेरा ख्याल रखा है। आपके जाने के बाद पहली बार मैं खुश हूँ। उसने तुरंत विवेक को एक मैसेज किया जिसमें लिखा था थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। विवेक ने जैसे ही नेहा का मैसेज पढ़ा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शाम को जब विवेक घर पहुंचा उसने देखा किचन से आवाज आ रही है। वो किचन में गया, उसने देखा नेहा खाना बना रही है। तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें आराम करने की छुट्टी दी है और आराम करने के लिए इस घर में लाया हूं, न कि काम करने के लिए। विवेक की आवाज सख्त थी लेकिन चिंता साफ झलक रही थी। नेहा ने कहा, लेकिन सर मैं अब ठीक हूं। आप मेरे लिए 2 दिन से परेशान हैं इसलिए। विवेक ने नेहा की बात बीच में काटते हुए कहा, इसलिए तुम किचन में आ गई और काम करने लगी? इतनी भी ठीक नहीं हुई हो तुम अभी नेहा। उसने फिर कहा, और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूं? उसने नेहा को अपनी तरफ किया और धीमी आवाज में कहा, नहीं नेहा, तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी वजह से बहुत समय बाद ये घर जैसा लग रहा है। तुम मेरी परेशानी नहीं, मेरे चेहरे की खुशी हो, तुम मेरा सुकून हो। ये सब सुनते ही नेहा की आंखें भर आई। उसने विवेक को गले लगा लिया और रोने लग गई। रात के खाने के बाद दोनों चुपचाप बैठे रहे। दोनों खामोश तो थे लेकिन उनके बीच की जो खामोशी थी वो सुकून भरी थी। कुछ देर बाद नेहा ने खुद से लड़ते हुए कहा, सर, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज कांप गई। मैं सिर्फ आपकी कंपनी की एक इंटर्न हूँ। विवेक ने गहरी सांस ली। शायद ये सवाल वो खुद से भी पूछ रहा था। वो रुका। जब तुम बेहोश पड़ी थी उस पल मुझे समझ आया अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा सब कुछ अधूरा रह जाता। नेहा की आंखें फैल गई। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, विवेक ने सच बोलते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा बिना शिकायत सब सह लेना मुझे तुमसे जोड़ गया। उसने पहली बार नेहा की आंखों में सीधे देखा। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं नेहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे डर था, नेहा ने टूटती आवाज में कहा, कि अगर मैंने कभी दिल की बात कही तो सब कुछ खो दूंगी, नौकरी, भरोसा और आपको। विवेक ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और बोला, और मुझे डर था कि अगर मैंने देर कर दी तो तुम्हें खो दूंगा। उसकी बातों में अपनापन था और विवेक के चेहरे पर राहत। खाने के बाद दोनों सोने चले गए। सुबह जब विवेक की आंख खुली उसने देखा नेहा खिड़की के पास बैठी थी। तबीयत कैसी है? उसने सामान्य लहजे में पूछा लेकिन आंखें जवाब ढूंढ रही थीं। ठीक हूं, नेहा मुस्कुराए। आपकी वजह से? विवेक कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। सर मैं अब ऑफिस आना चाहती हूँ, नेहा ने धीमी आवाज में कहा। तभी विवेक ने जवाब दिया, वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन पहले आप ये बताएं कि आप ये सर बोलना कब बंद करेगी? विवेक की बात सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। विवेक बोला, आपकी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। कैसा प्रोजेक्ट? नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा। विवेक ने नेहा को अपनी गोद में बिठाया और कहा, हमारी शादी का। दोनों के चेहरे में मुस्कान आ गई और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। ये जरूरी नहीं कि हर प्रेम कहानी कॉलेज से शुरू होकर ब्रेकअप पर खत्म हो। कुछ कहानियां ऑफिस से शुरू होती हैं और दिल पर खत्म।